हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अबॉर्शन, जो ओबीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन और पुटअप किए जाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों तक ईजी वे में पहुँच पाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करें। तो डेफिनेशन देखिएगा अकॉर्डिंग WHO अबॉर्शन की। तो डेफिनेशन है कि इट इज ए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी ऑफ फीटस और वेट इज लेस देन 500 ग्राम। यानी प्रेगनेंसी का समापन हो जाना फीटस की वायबिलिटी पीरियड से पहले, और जो फीटस का जो वेट हो वो 500 ग्राम से कम हो। ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट होगा अबॉर्शन के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे अबॉर्टस। क्या बोलेंगे? अबॉर्टस। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऐसे क्वेश्चन बनेगा, सर जो अबॉर्शन होता है वो कितने टाइप का होता है? तो अबॉर्शन होगा दो टाइप का होगा। एक तो होगा नेचुरल स्पॉन्टेनियसली, जिसको हम लोग मिसकैरेज भी बोलेंगे। यानी कि वो अबॉर्शन जो नेचुरली हुआ, स्पॉन्टेनियसली हुआ हो, जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो यूज नहीं किया गया हो, उस कंडीशन को मिसकैरेज बोलते हैं। एक अबॉर्शन होगा इंड्यूज या आर्टिफिशियल, जो जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फैक्टर का यूज किया जाए, उस अबॉर्शन को बोलेंगे इंड्यूज अबॉर्शन या आर्टिफिशियल अबॉर्शन। और जिस अबॉर्शन के अंदर कोई एक्सटर्नल फैक्टर का यूज नहीं किया जाए, जो स्पॉन्टेनियसली हो, नेचुरल तरीके से अबॉर्शन हो, उस कंडीशन को बोलेंगे मिसकैरेज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो जो नेचुरल या जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, जो मिसकैरेज है, उसके टाइप होते हैं। उनमें देखिएगा ये सामने लिखे हुए आपके पुटअप के यानी पीपीटी में: थ्रेटेड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन और सेप्टिक अबॉर्शन। ये नेचुरल अबॉर्शन के टाइप हैं, जिनके बारे में हम क्लास के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इंड्यूज या आर्टिफिशियल, जो दो टाइप का होता है। एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल। लीगल एबॉर्शन जो जस्टिफाइबल एबॉर्शन बोलते हैं, और जो इलीगल एबॉर्शन है उनको क्रिमिनल एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि सर ये जो एबॉर्शन होते हैं, इनकी इंसिडेंस की जो घटनाएं होती है वो कितनी होती है? तो फर्दर हम चले अगली नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। तो इंसिडेंस की बात कर लेते हैं कि जो एबॉर्शन होते हैं उनके इंसिडेंस कैसे होते हैं। तो हमने कहा कि 22 वीक्स तक जो एबॉर्शन होते हैं वायबिलिटी के अंदर, फीटस की वायबिलिटी से पहले, तो एबॉर्शन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो बिफोर 16 वीक और एक 16 to 22 वीक्स। तो इंसिडेंस की बात करें एबॉर्शन की, तो 16 वीक से पहले, बिफोर 16 वीक्स और 16 वीक्स से लेकर 22 वीक्स में, तो जितने भी एबॉर्शन होते हैं उनके 75% एबॉर्शन जो होते हैं वो 16 वीक से पहले हो जाते हैं। और 25 एबॉर्शन कब होते हैं? 16 वीक से लेके 22 वीक्स के बीच में। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर किन्हीं 100 महिलाओं के अंदर एबॉर्शन हुआ, तो उनमें से 75 महिलाओं के अंदर एबॉर्शन होगा वो 16 वीक यानी 16 सप्ताह से पहले ही हो जाएगा। बाकी की जो 25 इस संख्या के अंदर जो महिलाएं बच्ची हैं, उनका जो अबॉर्शन होगा वो 16 से लेके 22 वीक के बीच में होगा। ठीक है। यानी 1000 महिलाओं का अबॉर्शन हुआ, उनमें से 75 फीमेल्स का जो अबॉर्शन है वो हो चुका कब? 16 वीक से पहले ही। और जो बची 25 की संख्या के अंदर जो फीमेल्स, उनका अबॉर्शन कब हुआ? 16 वीक से लेके 22 वीक्स के बीच में। नेक्स्ट हम इसको अगर 16 वीक वाले को फर्दर डिवाइड करें तो देखिएगा, एक हम डिवाइड करते हैं 8 वीक तक, और एक डिवाइड करते हैं हम 8 वीक से लेके 16 वीक तक। ठीक है। इसमें भी डिवाइड करें तो इन 75% का भी 75% कब हो जाएगा? 8 वीक से पहले पहले, बिफोर 8 वीक्स और बिफोर 16 वीक्स। ठीक है। और जो 25% बचेंगी वो कब होगा? 8 से लेके 16 वीक्स के बीच में। तो देखिएगा
मैंने क्या कहा कि 100 महिलाएं प्रेग्नेंट हुई, उनमें से 75 महिलाओं का अबॉर्शन कब हुआ? 16 वीक से पहले। लेकिन उन 75 महिलाओं का अबॉर्शन हुआ, उनका भी जो 75% फीमेल्स, 75 की 75%, ठीक है, तो 75 महिलाएं हैं, उनका 75% है वो कब हो रहा है? 8 वीक से पहले ही, ठीक है। और उनमें जो 75 में से जो 25% बच्ची हैं, उनका कब हो रहा है? 8 से 16 वीक के बीच में, ठीक है। तो दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने कहा 100 फीमेल्स हैं, 100 फीमेल्स में से जो 75 फीमेल हैं उनका एबॉर्शन हो रहा है 16 वीक से पहले, और जो 25 फीमेल्स बचे हैं उनका एबॉर्शन हो रहा है 16 से 22 वीक के मध्य में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, जो 75% का भी 75% है, यानी जो 75 महिलाएं हैं उनका अगर अपन 75% निकालें तो एस्टिमेट 62 के समथिंग आएगा, 62 से लेके 65 के बीच में। तो जो भी इसका जो परसेंटेज होगा वो कब हो रहा है? बिफोर 8 वीक्स, यानी उनका भी 75 महिलाओं में भी 75% महिलाओं का कब हो रहा है? 8 सप्ताह से पहले। और उनमें से 25 फीमेल्स का कब हो रहा है? 8 से लेके 16 सप्ताह के बीच में। ये हो गए इंसिडेंस किनका? एबॉर्शन के। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा एबॉर्शन होने के चांस कब रहते हैं? तो बिफोर 16 वीक्स होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसके अंदर एबॉर्शन होने के चांस वो ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एबॉर्शन के कॉजेज क्या क्या होते हैं। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो कॉजेज होते हैं वो अलग होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के जो कॉजेज होते हैं वो अलग होते हैं। तो हम दोनों को डिटेल से स्टडी करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, कि एटियोलॉजी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो अबॉर्शन हो रहे हैं उनके कॉज क्या है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शन हो रहे हैं उनके कॉज क्या है। तो देखिएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होने का मोस्ट कॉमन कॉज है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पुटअप किया गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज्यादा अबॉर्शन होने का कारण कौन रहता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। और टोटल अबॉर्शन का भी 50% अबॉर्शन सिर्फ यही है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ये भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि जितने अबॉर्शन होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, देन एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये कॉज है कब? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कॉज है फीमेल्स के अंदर अबॉर्शन होने के, ठीक है। तो ध्यान से अपन नोट्स बना लीजिएगा इनके। नेक्स्ट हम चले सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉज होते हैं अबॉर्शन के। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये इटियोलॉजी ब्रीफली बता रहा हूँ, अभी नेक्स्ट इन्हीं स्लाइड के अंदर हम आगे इनसे डिटेल में स्टडी करेंगे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की, एंडोक्राइन डिसऑर्डर की, एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो इटियोलॉजी इन सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो इटियोलॉजी होती है उसमें मोस्ट कॉमन सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का कारण कौन होता है? एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ यूट्रस। ये जो यूट्रस है, जो उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसकी वजह से जो फीटस है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से वो अबॉर्शन हो रहे हैं कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट इसके अंदर कॉज की बात करें तो अल्कोहल कॉज हो गया, स्मोकिंग कॉज हो गया, रेडिएशन हो गई, RH एंड ABO इनकम्पेटेबिलिटी हो गई, और कुछ ड्रग्स हो गई जो एबॉर्शन करवा सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन कौन कॉज है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम। देन मैंने बात की सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ यूट्रस, अल्कोहल, स्मोकिंग, रेडिएशन, RH एंड ABO इनकम्पेटेबिलिटी और ड्रग्स, ठीक है। तो अब हम लोग इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर है उनको हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। और सेकंड ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ यूट्रस। देन चले आगे अपन, अब बात करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉज, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, मोस्ट कॉमन कॉज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अब देखिए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है वो काफी टाइप की होती है, ठीक है।
तो अपने से कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो ट्राइसोमी, ट्राइसोमी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ट्राइसोमी होती है वो सबसे ज़्यादा एबनॉर्मलिटी जो होती है एबॉर्शन की, ठीक है। और ट्राइसोमी में कौन सा, ट्राइसोमी 16, ट्राइसोमी ऑफ 16 क्रोमोसोम, इस 16 क्रोमोसोम होगा उसकी ट्राइसोम होगी, वो मोस्ट कॉमन कॉज होगा एबॉर्शन का, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी एबॉर्शन का, तो हमको बताना है कि सर ट्राइसोमी होगा, ट्राइसोमी। और कोई पूछे ट्राइसोमी में भी कौन सा होगा, तो सर 16 क्रोमोसोम होगा, 16 क्रोमोसोम होगा उसकी ट्राइसोमी का। वही हमसे पूछ लेगी मोनोसोमी में, मोनोसोमी कौन सी होगी, तो मोनोसोमी होगी अपने पास 45 प्लस XO, ठीक है। ये जो मोनोसोमी होगी एबॉर्शन की ट्राइसोमी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ऐसे क्वेश्चन क्या बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन का, तो आपको क्या बताना है, मोस्ट कॉमन कॉज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। आपसे पूछे कौन से क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी, तो आपको बताना है ट्राइसोमी। आपसे पूछ ले कि ट्राइसोमी में कौन सी, तो आपको बताना है 16 का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के बाद के अंदर, तो हम बात करेंगे एंडोक्राइन डिफेक्ट। कौन सी बात करेंगे, एंडोक्राइन डिफेक्ट। तो देखिए एंडोक्राइन डिफेक्ट में क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है ल्यूटियन स्टेज डिफेक्ट, यानी जो ल्यूटियन स्टेज होती है उसका डिफेक्ट, LSD। इसमें होता क्या है, देखिए जब ये ओवुलेशन का साइकिल चलता है, तो जब भी ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन होने से पहले जब भी जो अंडाणु बनता है, अंडाणु बनने के साथ ही उसके अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ता है, ठीक है। तो वो एस्ट्रोजन क्या करता है कि एंडोमेट्रियम की जो इंटरनल लेयर है उसको फेवरेबल बनाता है प्रेगनेंसी के लिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन, ठीक है। लेकिन किसी कारणों से क्या होता है कि वो वहाँ से जो ओवुलेशन तो जो हो चुका है, लेकिन जो उसमें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन्स है उनका जो लेवल जो मेंटेन रहना चाहिए था प्रेगनेंसी के लिए, वो रह नहीं पाता है किसी भी रीजन से। तो उससे होता क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह पाती, ठीक है। इसके अदर कोज में एंडोक्राइन में हम देखें तो दूसरा कोज हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म क्या करता है, हाइपोथायराइडिज्म क्या करता है कि जो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको डाउन कर देता है, और जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाउन होगा वैसे ही जो प्रेगनेंसी वो कंसीव होने के चांस कम हो जाएंगे। तो मैंने दो बताया आपको अभी तक, एक तो मैंने बताया क्रोमोसोमल, तो क्रोमोसोमल के अंदर मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी में कौन सी, 16 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, 16 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी मोस्ट कॉमन बताया। देन मैंने आपको बताया एंडोक्राइन डिफेक्ट में तो LSD यानी ल्यूटियल स्टेज डिफेक्ट एंड हाइपोथायरॉयडिज्म जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इन्फेक्शन की, ठीक है। तो देखिएगा इन्फेक्शन में क्या है कि जब इन्फेक्शन किसको हो रहा है, मदर को, ठीक है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझिएगा, माँ को क्या हुआ, इन्फेक्शन, ठीक है। अब इन्फेक्शन होने से हुआ क्या, इन्फेक्शन पहुंचा प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटल इन्फेक्शन हुआ, माँ को इन्फेक्शन हुआ मतलब प्लेसेंटा तक इन्फेक्शन पहुंचेगा, वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी, इन्फ्लामेटरी कंडीशन। देन जब इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है तो जो ब्लड जा रहा था प्लेसेंटा के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, तो जो ब्लड का फ्लो वो कम हो गया, तो डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो। और जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ तो फीटस तक कम ब्लड पहुंचा, तो वहाँ क्या हो गया, हाइपोक्सिया, और जब हाइपोक्सिया हुआ तो अबॉर्शन हो गया, क्योंकि वो फीटस वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाए, क्यों, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने से क्या, प्लेसेंटल पूजा इन्फ्लामेशन कंडीशन हुई, इन्फ्लामेशन कंडीशन की वजह से हाइपोक्सिया हुआ, और हाइपोक्सिया हुआ तो जो फीटस था वहाँ तक ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन ऑफ बरोबर मेंटेन नहीं रही, और मेंटेन नहीं रही प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो गई, और उस कंडीशन के अंदर ये तो एबॉर्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम।
ये भी प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अपनी स्वयं की बॉडी अपनी ही बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो इसमें देखो एक वर्ड यूज हुआ है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं कि जो अपनी बॉडी के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके खिलाफ अपने शरीर की जो इम्यून सिस्टम वही एंटीबॉडी बना लेता है। तो उससे होता है क्या है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है अपने शरीर के अंदर। तो हुआ क्या, एंटीबॉडी बन गई। ऑटो इम्यूनो डिजीज है ये, ऑटो इम्यूनो डिजीज, ऑटो इम्यूनो डिजीज हुआ क्या, इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई शरीर के है प्रति ही। तो जो एंटीबॉडी बन रही है वो क्या कर रही है, वहां पे इन्फ्लामेशन कर रही है। क्या कर रही है, इन्फ्लामेशन। साथ में क्या कर रही है, वहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनको एक्टिवेट कर रही है, जो क्लॉटिंग है उसको प्रमोट कर रही है, क्लॉटिंग इंक्रीज। जब क्लॉटिंग इंक्रीज हो रही है वहाँ पे, तो हो क्या रहा है, जो प्लेसेंटा है, ये जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है यहाँ पे जाके जो यहाँ से जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा ये ब्लड को क्लॉट करके करेगा, ज़्यादा मात्रा में क्लॉट करेगा। क्लॉट करके जो प्लेसेंटा की जो आर्टरी, जो वेन्स है, जो जिनकी स्ट्रक्चर बहुत ही बारीक होती है, उनमें जाके ये अपनी शीट बना लेते हैं। और जब ये यहाँ पे अपनी शीट बना लेंगे तो क्या बच्चे के पास ब्लड आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो रुक गया, क्योंकि यहाँ पे एक शीट बन गई। यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा है और ये माँ के और बच्चे के बीच में जो प्लेसेंटा है, इसके अंदर एक शीट बन गई। शीट बनने से हुआ क्या, जो ब्लड है वो आ नहीं रहा है अंदर की तरफ और नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हाइपोक्सिया हो गया। तो बच्चे के अंदर क्या हुआ, वही हाइपोक्सिया, और जो हुआ वो एबॉर्शन हो गया, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एंटोफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो अपनी शरीर की बॉडी के प्रति एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो है ये समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ यूट्रस। तो देखिएगा एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ यूट्रस में आप देखिएगा पहला है वो है सेप्टेड यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस। इसमें होता है क्या है, जैसे यूट्रस है, जनरली यूट्रस है वो ऐसा होता है, ठीक है। जनरली अपन बात करें, इसमें हो क्या रहा है कि ये जो यूट्रस है, इसकी जो ये लेयर है यहाँ पे एक सेप्टम बन जाता है। सेप्टम बन जाने के लिए ये जो अपने डेसिडुआ वाला पार्ट है, जो फेवरेबल कंडीशन है किसी भी प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, ये प्रॉपर मेंटेन नहीं रहता है। जब पहले तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको जो इम्प्लांटेंसी के लिए कम ब्लड सप्लाई चाहिए, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेंटेन कर लेता है, लेकिन जब सेकंड ट्राइमेस्टर आती है तो उसको यहाँ पे स्पेस चाहिए होता है, वो नहीं होता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं बन पाता बच्चे के लिए, और उसका क्या हो जाता है, एबॉर्शन। ये तो हो गया सेप्टेड यूट्रस। नेक्स्ट हम बात करें इसमें बायो कॉन्वर्ट यूट्रस, बायो कॉन्वर्ट यूट्रस। इसमें क्या होता है, जैसे ये तो नॉर्मल यूट्रस हुआ, बायो कन्वर्ट में क्या होगा, यूट्रस ऐसा हो जाएगा, और ये होता है, ये एट बर्थ ही दिक्कत देखने को मिलती है, जो होती है, जो बच्ची जन्म लेती है जब भी माँ के पेट से, तभी से देखने को मिलता है कि ये होते हैं कंजेनाइटल, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं, दोनों ही कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं। जब वो मुलेनियर डक्ट बन रही होती है, जो मुलेनियर डक्ट होती है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और जो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो यूट्रस अपने को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो ऐसा देखने को मिलना चाहिए था वो ऐसा नहीं देखने को मिल के ऐसा देखने को मिल रहा है। बायोकॉन्वेट, दो अलग अलग यूट्रस अपने को देखने को मिले, इस कंडीशन को बोलेंगे बायोकॉन्वेट यूट्रस और सेप्टेड यूट्रस। नेक्स्ट इनके अलावा हम बात करें तो वो होता है सर्वाइकल इनसफिशियंसी, ठीक है, सर्वाइकल इनसफिशियंसी। इसमें क्या होता है, जो सर्वाइकल ओस है उस वो इनसफिशियंसी होती है, वो उसको होल्ड नहीं कर पाती प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन को, प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूम, वो इंटरनल ओस खुल जाता है, और इंटरनल ओस खुल जाने की वजह से जो प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन वो एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। ये हो गए कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट। इनके अलावा एक डिफेक्ट और होता है जिसको बोलते हैं एस्सरमान सिंड्रोम, एस्सरमान सिंड्रोम। एस्सरमान सिंड्रोम्स क्या होता है, एस्सरमान सिंड्रोम होता है कि जो यूट्रस होता है, इसकी जो इंटरनल जो लेयर होती है, इनका एडेशन हो जाता है, एडेशन ऑफ
यूट्रस, एडेशन ऑफ यूट्रस, और ये किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से या किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी होती है यूट्रस में, उसकी वजह से देखने को मिलेगा क्या, एस्टरमान सिंड्रोम, जो भी एक मोस्ट कॉमन कोज है अबॉर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो देखिए एल्कोहल क्या करती है, तो उससे पहले हम एल्कोहल की बात करें, देन हम बात करें स्मोकिंग की। एल्कोहल क्या करती है, एल्कोहल कराती है वेजोडाइलेशन। किसने एल्कोहल लिया, हुआ क्या, इंक्रीज वेजोडाइलेशन। ठीक है, इससे हुआ क्या, डिक्रीज वेनस रिटर्न। देखो ज्यादा वेजोडाइलेशन होगा ना, बहुत ज्यादा, तो जो वाल्व है ना जो रिटर्न करते हैं ब्लड को, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे डिक्रीज वेनस रिटर्न और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्योंकि जब पहुंच ही नहीं रहा तो आएगा कहाँ से, और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो डिक्रीज ब्लड फ्लो फॉर फिटस, फिटस के लिए ब्लड वो कम पहुंच पाएगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अबॉर्शन। हुआ क्या, वेजोडाइलेशन हुआ, वेनस रिटर्न कम हो गया, वेनस रिटर्न कम होने से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो फिटस तक कम ब्लड पहुंचा, और कम ब्लड पहुंचा तो अबॉर्शन हो गया। नेक्स्ट बात करें स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, तो वो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो HB से है वो CO2 बहुत जल्दी बाइंड हो जाता है, तो उससे होता है क्या, CO2 बनती है। ठीक है, और जो बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए थी उसकी मात्रा क्या हो जाती है, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, और जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा वहां पे, अबॉर्शन। ठीक है, तो अपने को जो याद रखना है वो रखना है, इनके मोस्ट कॉमन कॉज तो मैंने बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी मोस्ट कॉमन कॉज होती है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ यूट्रस होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चैप्टर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन उसके टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे MTP एक्ट के बारे में। ठीक है, इसे एक साथ थैंक यू सो मच।